हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबने जैसे रिक्वेस्ट की थी कि सारा आकाश का पूरा नावल डालने के लिए, पूरा उपन्यास जानने के लिए, तो आज मैं वो सीरीज शुरू कर रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए मैं ये पूरा उपन्यास डाल रही हूँ सारा आकाश का। ये रहा, सारा आकाश का पूरा उपन्यास डाल रही हूँ। तो इसको तो एक भाग में तो पूरा होगा नहीं, तो जितना कोशिश करूंगी, जितनी जल्दी हो सकेगा सीरीज में डालने की कोशिश करूंगी। और इसका लिंक इसको मैं ऐड कर दूंगी, सारा आकाश जो पहले से ही डाल रखा है, इसका हर पार्ट का सारांश भी मैंने डाल रखा है। उसके साथ मैं उन सब वीडियो के साथ ही मैं ये ऐड कर दूंगी। उसका लिंक आप ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, सारा आकाश प्लेलिस्ट का लिंक, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। तो ऑलरेडी सारा आकाश का जितना हो सकता है पूरा सारांश मैंने डाल रखा है। सारा आकाश के प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं, चरित्र चित्रण डाल रखा है, तो आप प्लीज वो सब वीडियो देख लीजिए। शिरीष का भी, मुन्नी का भी, सबका चरित्र चित्रण डाला है। तो लास्ट आईएससी के एग्जाम में आप लोगों ने बहुत बोला था कि शिरीष और मुन्नी का डालिए, पर मुझे एक शक हो रहा था कि मैंने कहा सबका डाल दिया, भाभी का चरित्र चित्रण नहीं डालना। तो नंदिनी का जब एग्जाम था आईएससी का, तो मैंने जाते जाते उसको बोला था, क्योंकि जाते समय मुझे ख्याल आया था, मुझे समय नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए भी डाल देती, क्योंकि आप लोग भी सब एग्जाम देने निकल गए होंगे, जितने आईएससी के स्टूडेंट है निकल गए होंगे। भाभी का भी चरित्र चित्रण इस बार मैं दे दूंगी। तो मैंने पॉइंट में बता दिया था अपनी बेटी को, तो पॉइंट में बता दिया था, और हुआ भी वही। ना शिरीष का है ना मुन्नी का, भाभी का चरित्र चित्रण आ गया। तो वैसे तो हर कैरेक्टर का चरित्र चित्रण सब कुछ डाल ही रखा है, सिर्फ भाभी का नहीं डाला है। वो भाभी का मैं आपको पॉइंट में बता दूंगी, ठीक है। और जस्ट थोड़ा सा बता देने से ही तो हो जाएगा, वो आप कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सारा आकाश का पूरा नावल सीरीज में। और लिंक, अच्छा इसकी एक किताब भी है जो मैंने प्रश्न उत्तर सारांश वगैरह सब कुछ उसमें दे रखा है, तो मैं उसका लिंक भी आपको इंस्टा मोजो में मिल रही है, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर किताब से भी पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ लेने से ही हो जाएगा, उसमें सबका क्वेश्चन आंसर और चरित्र चित्रण सब कुछ दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं सारा आकाश। सारा आकाश, लेखक राजेंद्र यादव। बिना किसी ताल और लय के ढमाढम पीटती ढोलक और औरतों के चिचियाते स्वर अचानक रुक गए। क्या हुआ, क्या हुआ? इसके साथ ही सारी औरतें बच्चे गली वाले जंगलों और छज्जों पर लद आए। नीचे फाटक पर कमर लचका लचका कर ताली बजाते हिजड़े अरे जियो रे लाला का आलाप भूलकर बौखलाए से ऊपर मुंह उठा उठाकर ताकने लगे। गली के पार ठीक हमारे घर के सामने वाले सांवल की बहू मिट्टी का तेल छिड़क कर कोठरी में जल मरी थी। धुएं के बगुले देखकर लोग भागे, लेकिन किवाड़ तोड़ते तोड़ते उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। हाय, ऐसी शुभ घड़ी में यह सब क्या हुआ? जाने किस अनिष्ट की आशंका से सबके दिल धड़क उठे। ऐसी चीख पुकार, भाग दौड़ मच गई थी कि जैसे कहीं भूचाल आ गया। लाख अपने को विश्वास दिलाता था, लेकिन विश्वास ही नहीं होता था कि आज मेरी सुहागरात है। सीलन भरी गंदी संकरी गली में देर तक औरतों के रोने चिल्लाने के स्वर पीछे छूटते सुनाई देते रहे। इस उथल पुथल में आंख बचाकर मैं भाग निकला था। पीछे से आने वाला स्वर किसी के विवाह के आनंद में गाने का स्वर है या किसी के जल मरने का रोने का, फर्क करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। शायद यह फर्क करने की मुझे फुर्सत भी नहीं थी। आज सारा संसार जान गया कि इस लड़के की सुहागरात है। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की जरूरत है का नारा देने वाला यह युवक भी अब चौपाया हो गया। कोई विश्वास करेगा कि जो आंधी पानी में भी नहीं रुका, वही समर आज 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया। अपने ही साथियों से आंख चुराता घूम रहा है कि इस समय वह मेहमानों, दोस्तों, परिचित अपरिचित सभी की उंगली उठाती आंखों से बचता कतराता गलियों गलियों मंदिर की ओर चला जा रहा है। यही तो एक जगह है जहां बैठकर कुछ क्षण शांति से इस इतने बड़े परिवर्तन पर सोचेगा, रात को देर से लौटेगा। तब तक यह हल्ला गुल्ला भी शांत ही हो लेगा, लेकिन स्वर पीछा कर रहे हैं। अरे ले लो, अरे लो लो लो, एक और पियो ठाकुर साहब।
तुम्हारे दूसरे लड़के की शादी है और तुम ऐसे सुस्त हो। पर यार तुम्हें ये समधी साहब कुछ क्यों? ठाकुर साहब, आप लोगों में भी बारात के लिए देसी का ही इंतजाम किया जाता है। आज तो विलायती। झल्लाया हुआ चेहरा, कीचड़ भरी आंखें, लड़खड़ाती जबान, भपारे छोड़ती शराबी सांसें। माड़े के नीचे पगड़ी को संभालते बाबूजी दहाड़ रहे थे। हमारे साथ धोखा किया गया है। उठो उठो, फेरों का वक्त हो गया। सोना ही है तो जाकर जनवासे में सोना। यहाँ पड़े हो, ना शरीर का होश ना कपड़ों का ख्याल। क्या कहेंगे लोग कि अच्छे बाराती लेकर आया। उठो उठो उठो, देख 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 उसे देख जरा। वह जो लड़की की माँ के पीछे वाली है ना, बड़े बड़े वालों की चोटी की है, जिसके कानों में सफेद नगों वाले फूल है। यार क्या आंखें हैं, हमारी तो अर्थी यहीं उठेगी। हाँ कहो, कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, जो कुछ भी बनवाऊंगा तुम्हारी राय और मशवरे से ही बनवाऊंगा। इसके बाद लड़की वचन लेती है कि तू तू बाहर नाफरी और किडिंग किडिंग धम नगाड़े के जोड़ तोड़ मिलाए जा रहे हैं। भागो भागो, इस जंजाल से दूर भागो। मेरे भीतर कोई लगातार रट लगाए चला जा रहा था। वह देखो, सामने वाला लड़का कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है। एकदम मुड़ पड़ा, वरना 2 घंटे बातें करेगा। बेवकूफ़ी के मजाक सुनने पड़ेंगे। बीवी कैसी लगी, मिठाई खिलाओ। अरे जी, हमें बारात में नहीं ले गए, भागो यहाँ से। कैसा बौझिला प्रारंभ है जिंदगी का। मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर अनजानी जगह भाग जाऊं। कल ही अखबारों में निकलेगा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हमें अब कोई शिकायत नहीं है। आसपास कहीं भी तो कोई गति नहीं है। लगता है जैसे कोई भारी ट्रक किसी रेतीली और फुसफुसी धरती में जाकर फंस गया। इंजन धू धू कर रहा है, घर घर पहिए घूमते हैं, लेकिन ट्रक वहीं खड़ा है और पहाड़ जैसे बगुले आसमान तक छा गए हैं। कुछ भी तो नहीं दिखता। सब दिशाएं खो गई। शक्ति जवाब दे रही है, सांस घुटती है और जी घबरा कर रह जाता है। वातावरण में छाई यह धूल धूल, गतिहीन धूल। गोधूली के बाद का कोहरा चारों ओर छाया था। मैंने मंदिर के खंबे से माथा टेक दिया। जाने क्या भारी भारी भरा था सिर में। संगमरमर के सुंदर काले सफेद टुकड़ों से बनी शतरंजी, ठाकुर जी के सामने वाले द्वार तक चली गई खंभों की 2 कतारें, उन पर टिका बड़ा भारी हॉल, बीचों बीच मूर्ति के सामने मंजीरा, मृदंग, हारमोनियम, सितार इत्यादि लेकर गाते हुए भक्त लोग। मेरे तो गिरधर गोपाल। गूंजती सांझ, लोबान और अगरबत्ती से छाई गंध, धुंधली धुंधली रोशनियां। कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं? खंबे से टेक लगाए मैं बाहर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। मुझ में भागने का भी तो साहस नहीं है। काश उस समय 15 दिन को ही कहीं कलकत्ता, बंबई, पूना, हरिद्वार कहीं भी भाग गया होता तो यह सब क्यों होता। तब तो बस रोता और गिड़गिड़ाता रहा, मेरे पाँव में चक्की मत बांधो, मेरे पाँव में ये चक्की मत बांधो। मुट्ठी से मैं पसीजता हरी चूड़ियों वाला हाथ और आटे का गोला लिए चुपचाप बैठा बैठा भीतर से क्रम क्रम आती दोनों आवाजें सुनता रहा था। अब भी समय है, उठ भाग। और हाय भगवान, यह जाने किसको मेरे गले बांधा जा रहा है। धुंधलती लपटों के आसपास डगमगाते कदमों से नापे गए वे 7 फेरे। पंडित जाने क्या क्या कहे जा रहा था। याद आया था, इसी तरह तो पुरोहित ने कहा होगा, सावधान, और उसे चेतावनी समझकर समर्थ गुरु रामदास माड़ा छोड़कर उठ भागे थे। अब तो इस घर में बहू आनी ही चाहिए। बड़े की बारात गई थी, उसे 8 साल से ऊपर हो गया। सगे संबंधी कहते हैं, अम्मा रोज मनाती, यह कौन सा दिन होगा जब देहली पर छोटी बहू का पांव पड़ेगा। बाबूजी सुनाते, इस मुन्नी के ब्याह में 7-8 हजार का कर्जा हो गया। अब ये लड़के ही कुछ करे तो करे, मेरे तो बस का है नहीं। अपना सुख, अपना स्वार्थ, अपना संतोष, बस यही हमारे घर की रीति है। दूसरा मरे पिसे उनकी बला से, न दूसरे की इच्छा है न जान। बड़े बूढ़े समझते हैं दुनिया जैसे उनके जमाने में थी वैसी ही चलनी चाहिए, नहीं तो रसातल में चली जाएगी। आजी साहब, लड़कों की भी अपनी कोई इच्छा होती है, समझते ही क्या है। हमने दुनिया देखी है और सच बात तो यह है कि नाक के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। लड़के को इससे ज्यादा और चाहिए ही क्या। उसकी शादी हो जाए, बहू आ जाए, बच्चे हों, वह क्लर्क बाबू हो जाए और हमारे बाद हुक्के को ना संभाल ले। हाय मेरी, यही सारी महत्वाकांक्षाएं, कुछ बनकर दिखलाने के सपने अब यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगे। रात रात भर की नींद और खून दे देकर पाले हुए वे सारे भविष्य के सपने क्या सब दम तोड़ देंगे। लगता है सुबह जो कुछ सोचता रहा था वह मैंने नहीं, किसी और ने सोचा था। अब तो सब कुछ नकली सा लगता है। मैंने डायरी में लिखा था, मैं इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता हूँ। अभी से क्यों सोचता हूँ कि मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं मर गई। सोने को आग में भी तपना पड़ता है, तभी तो वह कुंदन की तरह निखरता है। सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं और यह मेरी अग्नि परीक्षा का क्षण है। मुसीबतों से इतनी जल्दी घबरा जाना अच्छी आदत नहीं
ऐसे संकट के अवसरों पर अपने को साधे रखना मुझे सीखना होगा। यही तो महान बनने का सबसे पहला गुर है। मुसीबतों में दिमाग शांत रखना। नेपोलियन युद्ध के मैदान में खत लिखा करता था, मुझे इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि मुझे बनना है, कुछ बनना है जिसके सामने दुनिया झुके, जिसकी एक बात देश के लिए आज्ञा हो, जो भारत माता को इन विदेशी मलेच्छों के चंगुल से मुक्त कर सके। भारत महापुरुषों का देश है। राणा प्रताप और शिवाजी का रक्त मेरी धमनियों में बहता है, उसे ले जाना नहीं है। उनकी यह परंपरा, संस्कृति की रक्षा की धारा को हमें भी तो चलाना और जीवित रखना होगा। हम युवक हैं, आज ही हमें हजारों भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी कृष्ण, भगवान राम, उन्हें जगाने और सामने लाने की जरूरत है। हमारी ही शक्तियां आज हनुमान, भीम और भीष्म पितामह को पैदा कर सकती हैं। मेरे सामने आज परीक्षा का काल है, हमेशा तो नहीं रहेगा। यही तो वे खाइयां और रुकावटें हैं जिन्हें पार महानता और गौरव के आत्मसम्मान का सौरभ है। यह है सुबह लिखी डायरी। इस समय तो ऐसा लगता है कि जैसे एक तेज बहाव है जो मुझे अपने साथ बहाए लिए जा रहा है, जाने कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। लेकिन आज इस वर्तमान का क्या करूं? बीच में आई इस माया जाल और मोहिनी में अपने को फंस जाने दूं या इस झाड़ी से कतराकर निकल जाऊं? खैर, जैसा भी हुआ, अब तो यह विवाह हो ही गया है। लेकिन मैं आज भी मन से वही हूँ। मैं इसकी रंगीनी और झंझट में नहीं फंसूंगा। शायद बहुत बड़ी बात सोच रहा हूँ, लेकिन जी जान से इसे निभाने की कोशिश करूंगा। यह मेरे बनने का समय है, यह मेरा निर्माण काल है। कोई कहता है प्रभा 10वीं पास है, मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ देखा ही नहीं। हाँ, भावरों में जब वह चल रही थी पांव देखे थे, महावर लगी थी। लेकिन जो भी हो, मुझे उससे कोई संबंध ही नहीं रखना। मैं उससे बोलूंगा नहीं, अगर बोलना ही पड़ा तो मतलब कि 1-2 बातें बस। अभी तो कोशिश करूंगा कि उसे उसके घर ही भेज दूं। जब सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं तो मैं भी क्यों ना देखूं। किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। दबाव और कहने में आकर शादी कर ली, बस यही बहुत हो गया। तुम्हें कुछ मिला हो या ना मिला हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो अपना निर्माण खुद ही करना है। चाहता हूँ खूब मन लगाकर जी जान से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर डालूं। अभी 4 साल और है, एमए करूंगा। तब तक वह क्या करेगी, कहाँ रहेगी, मुझे नहीं मालूम। होगा भी क्या मालूम करके? जिस राह जाना ही नहीं, उसके मिल के गिरने से फायदा क्या? बाधाएं कभी कभी बड़ा सुंदर रूप धरकर सामने आती हैं, उनमें ना भरमाना ही बुद्धिमानी है। पत्नी की जो इच्छा है वो करे, हमें क्यों एक दूसरे के लिए बाधा बने। कोई कहता था बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी समझदार। क्या उसे अपना सारा दृष्टिकोण समझाया नहीं जा सकता? अजी मान लो आगे जाकर गृहस्थी जीवन बिताना ही हुआ, या यह काल उसके लिए भी तैयारी का हो सकता है। कम से कम मुझे उसका चेहरा तो देख ही लेना चाहिए था। भाभी कहती हैं चेहरे पर हल्के हल्के चेचक की झाई है, पता नहीं नाक नक्शा कैसा है। आज सुहाग रात है, सब लोग छेड़ेंगे, इसलिए यहाँ आ बैठा हूँ। खैर जो भी हो, मुझे इन सब से क्या लेना देना। मुझे तो आज एक बहुत बड़ा निश्चय करना है। परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है। आज अगर फिसल गया तो संसार की कोई शक्ति मेरा उद्धार नहीं कर सकती, और अगर आज ही निकल गया तो एक साथ सारे सिर दर्द से पीछा छूट जाएगा। एकदम ना बोलने की बात तो शायद संभव ना हो। हाँ, मैं उससे कहूँगा देखिए हम लोग काफ़ी समझदार हैं, माँ बाप जैसे भी हों या जो भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कर दिया। लेकिन अपना आगा पीछा तो हमें ही देखना है। सबसे पहले तो हमें अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी। लेकिन यह सब सुनकर अगर वह रोने लगी तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके सारे आंसू मेरी दृढ़ता की सारी धरती को ही गला डाले। नहीं नहीं नहीं, भगवान बुद्ध को यशोधरा का सौंदर्य बांधकर नहीं रख पाया। गोपियों के प्यार ने कृष्ण को योगीराज बनने नहीं दिया। अच्छा क्यों जी, पत्नी का क्या सदैव बाधा होती है? राम की शक्ति को क्या सीता से अलग किया जा सकता है? राजपुताने की शतरानियों ने क्या खुद अपने सुहागों को रण में नहीं भेज दिया था? लेकिन मैं तो बहुत कमजोर हूँ। अपने को उस रूप में ढाल लूं तभी तो यह हो सकेगा। तब तक उपेक्षा मेरा अंतर होगी और उदासीनता मेरी ढाल। आंसू और वासना के इस दलदल में काफी पांव जमा कर मुझे चलना होगा। साक्षी रहे यह भगवान की मूर्ति। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, संयम दे, सुबुद्धि दे कि मैं अपने आप को सही मार्ग पर लिए चलूं। जो मेरे साथ रह सके वह रहे, पीछे छूट जाने वाले के मुंह में पड़कर मुझे रुकना ना पड़े। मैं गुनगुनाने लगा, वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तभी चौंक कर देखा, भजन बंद होकर कीर्तन शुरू हो गया था। वे हंसी, कहे कहे, खिलखिलाहटे और मजाक, शहनाई वालों का एक दूसरे के मुंह की ओर घुमाते हुए जोर जोर से शहनाइयां बजाना। लेकिन मुझे लगता रहा जैसे एक तूफान किसी भारी गुबंद में बंद हो गया, गूंज गूंज कर, घूम घूम कर इधर से उधर फुफकारता और बाहर निकालने का रास्ता नहीं पा रहा। मालूम नहीं अच्छा या बुरा, सुहागरात आई और चली गई। सच ही मैं उससे नहीं भूला।
अभी तक बड़ी दुविधा में हूँ कि वह भगवान की ओर से मेरी प्रार्थना की स्वीकृति है या मेरे दुर्भाग्य का प्रारंभ। मैं बहुत भावुक हूँ, बहुत कमजोर हूँ। भावों और कमजोरियों के उफान में बड़ी जल्दी बहक जाता हूँ और उस समय कोई किनारा मुझे नहीं मिल पाता। हल्के से धक्का देकर भाभी ने पीछे से किवाड़ बंद कर दिए तो मैं कमरे में आ गया। उस समय प्रभा जंगले में सिर रखे खड़ी थी और खड़ी खड़ी ही सो गई। थोड़ी देर मैं यूं ही खड़ा रहा और फिर धीरे से जाकर पलंग के सिरे पर इस तरह बैठ गया जैसे डर लग रहा हो। सोचा था कि चुपचाप जाकर पलंग पर सो जाऊंगा और सोने के बाद सुबह से पहले मैंने जाना नहीं। इस समय मेरा दिल धड़क रहा था और सारी शक्ति की चट्टानें जैसे डायनामाइट में विस्फोट से फट जाने को तैयार थी, लेकिन आत्मविश्वास और दृढ़ता को समेट समेट कर ला रहा था। लड़के मुझे जाने क्या क्या बताने को उत्सुक थे। मूर्ख लड़के, वे उन हजारों लाखों की तरह मुझे भी समझते हैं जिनके लिए नारी या कोई भी चलती फिरती लड़की ना जाने किस स्वर्ग का फूल है और उसके लिए युगों से उनकी आत्माएं तड़फड़ाया करती हैं। तांगे में जाती लड़कियों के पीछे अपना रास्ता छोड़कर वे मीलों केवल उसका दर्शन सुख लेने चले जाते हैं। मैं उन जैसा तो था नहीं, मेरा रास्ता उनका रास्ता नहीं था। मन ही मन दोहराता रहा, नारी अंधकार है, नारी मोह है, नारी माया है, नारी देवत्व की और उठते मनुष्य को बंद कर रक्षास्त्व के गहरे अंधे कुएं में डाल देती है। नारी पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरा रास्ता हजारों लाखों लड़कों का रास्ता नहीं है। ऊपर से देखने में मैं चाहे जैसा लगूं, मैं उनसे हर तरह भिन्न हूं। मेरा भविष्य मेरे हाथों में है। मैं हर क्षण तलवार की धार पर चलता हूं, बस जरा सा अपने को साध लूं और डगमगाऊं नहीं। मैंने हर समय अपने को इन लोगों से कितना ऊंचा उठा हुआ पाया है। इस कमरे में आने से पहले मैं सोच रहा था कि जैसा सभी विवाहों में होता है, प्रभा लजीली व नववधू की तरह गठरी बनी होगी, उसी साज सज्जा से मेरा स्वागत करने की तैयारी होगी। वही तो एक क्षण है जब मुझे अपने को सावधान रखना होगा। लेकिन अब उसे देखकर चौंक पड़ा। कपड़े तो जैसे विवाहों में पहने जाते हैं वैसे ही रंग बिरंगे पहने थी, लेकिन मेरे खाट पर बैठ जाने पर भी वह यूं ही चुपचाप सामने के जंगले पर खड़ी रही। भीतर प्रवेश करते समय भाभी के साथ और भी मोहल्ले पड़ोसी रिश्तेदारी की जाने कौन कौन आपस में खुसुर पुसुर करती खिलखिलाती भगवान जाने क्या क्या कह रही थी। मैंने कुछ भी नहीं सुना। इस समय तो कमरे के सन्नाटे में स्टूल पर रखे पंखे की भनभनाहट की गूंज रही थी। जब कभी पंखे की कोई पंखड़ी किसी तार से लग जाती तो खनखनाहट बज उठती। विवाह के अवसर पर बिजली पड़ोसी से उधार ले ली गई थी। मैं भरसक उपेक्षा और लापरवाही दिखाना चाहता था। कल्पना कर रहा था कि मेरी भावनाओं की शुद्धता और ऊंचाई के कारण मेरा चेहरा जगमगाते ज्योति विरलय से घिरा हुआ है। कुछ देर जरा सा कौतूहल भी हुआ कि कहीं सो तो नहीं गई, लेकिन मेरे पलंग पर बैठते ही उसने जरा सा सिर उठाकर देखा और जैसे कुछ हुआ ही ना हो इस तरह फिर सिर वहीं टिका दिया। मैं बुद्धू की तरह बैठा बैठा पंखे को देखता रहा। अब क्या करूं? धीरे से पलंग पर आड़ा ही लेट गया, सिर दीवार के सहारे उठाता। क्षण के पीछे क्षण फिसलते रहे। मुझे आशंका हो रही थी कि अभी मेरी इस कठोरता पर वह फूट फूट कर रो उठेगी। दोनों हाथों से मेरे पांव पकड़कर अभय मांगती सी आंसू भीगा हुआ उठाकर पूछेगी, हे मेरे नाथ, बताओ इस दासी से क्या अपराध हुआ। फिर पांव पर सिर पटक पटक कर हजारों बार क्षमा मांगेगी। उस क्षण अपने को साथ लेना शायद सबसे कठिन कार्य होगा। बस एक आध पल ही जा रहा है, वही नाटक होगा। लेकिन मुझे लगा काफी देर हो गई और कभी कभी कुछ चूड़ियों की झनक के साथ साथ आधी रात का सन्नाटा हमारे बीच विषैले धुएं की तरह फैलता रहा। अचानक मुझे लगा कि आशंका और भावुकता के सागर में स्पंज की तरह फूलता पिचकता मेरा हृदय अब जमकर पत्थर का टुकड़ा रह गया। किसी ने भीतर से पूछा, मैं यहाँ क्यों आया? ना बोलना ना स्वागत, क्या मेरा अपमान नहीं है? मैं स्वीकार करता हूँ कि तमाम महत्वाकांक्षाओं, आशाओं और दृढ़ता की निस्पंद और बर्फीली चादर के नीचे घरमाहट के बहते स्रोत की सनसनाहट में अनुभव करता रहा। मन के किसी अंधेरे कोने में शायद बहुत कुछ इस विषय में भी था, शायद उत्सुकता, शायद मिठास। अपनी इस ऊपरी सारी दृढ़ता के साथ यह भय भी मुझे था कि कहीं पीछे बहते गर्म खून का वह स्रोत प्रचंड ग्लेशियर की तरह फूट ना पड़े और मैं उसके बहाव में खो जाऊं। जैसे सनसनाता हुआ तीर खच से अपने लक्ष्य में आकर धंस जाए, इसी तरह मुझे लगा मेरे भीतर कोई चीज सन्नाकर टकराई। अपमान, यह मेरा अपमान है। भीतर बहती तरल खून की धार पल भर में जमकर बर्फ बन गई। मैं यहाँ आया ही क्यों? आज के दिन कहीं और नहीं जा सकता था? घर वाले जरा से परेशान ही ना हो जाते? और हमारे घर के लोग बेपड़े हैं और यह मैट्रिक तक पढ़ी है, शायद यही गुमान इसे हो गया है।
निश्चय ही यह अपने को बहुत समझती है। वह यूं ही खड़ी रही और मैं गुस्से में उठकर सीधा बैठ गया। बेशरम, यही आजकल की शिक्षा है, ना किसी का लिहाज ना हया, समझती है दूसरे लड़कों की तरह मैं इसे मनाऊंगा, खुशामद करूंगा। सो खातिर जमा रखे, कयामत तक तो यह मौका आएगा नहीं। पहले मैंने सोचा था कि हम लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, आपस में बातें करके अपने को अधिक से अधिक योग्य बनाने की ओर ध्यान देंगे, लेकिन नहीं, अगर इसकी मर्जी यही है तो यही सही, झुकूंगा नहीं। आज का झुकना जिंदगी भर का बवाल जान हो जाएगा। आज तो बिल्ली मुझे ही मारनी है। आप शायद खड़ी खड़ी यही सोच रही है कि मैं जाकर कहूँ, चलिए जी खड़ी क्यों है, बैठिए, फिर शर्माएंगी और नखरे दिखाएंगी, रूठने मटकने की एक्टिंग होगी। तभी पहली बार मेरा ध्यान उसकी इस अशिष्टता की ओर गया कि मेरे आने पर नमस्कार प्रणाम कुछ नहीं। मैं तो सोचता था कि वह मेरे पाँव पर झुक जाएगी तो मैं उसके दोनों कंधे पकड़कर उठा लूंगा। यही तमीज और अदब सिखाया घर वालों ने। उस वक्त तो बड़े गर्व से कहा था कि हमारी लड़की मैट्रिक तक पढ़ी है। जब कुछ क्षण यूं ही बैठे बैठे और बीत गए तो मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। दिमाग भन्ना रहा था और सारा कमरा अपमान के संकेतों से जैसे मुझ पर अट्टहास कर रहा था। मन के भीतर तब भी कहीं यह भाव था कि जब मैं चलूंगा तो यह पीछे से आकर मेरा हाथ या कुर्ते का छोर पकड़ लेगी। तब मैं कुछ देर ठिठकूंगा और उसे क्षमा कर देने के विषय पर विचार करूंगा। लेकिन जब खड़े होकर 2-4 कदम दरवाजे की ओर चल भी लिया तो और उसने कोई भाव नहीं दिखाया तो मेरे आत्मसम्मान का पेट्रोल कुंड तुरंत जल उठा। मैंने निश्चय कर लिया कि अब अगर यह रोकने आएगी तो बिना मुड़कर पीछे देखी चल दूंगा। बदतमीज! भड़ाक से जब किवाड़ खोले तो लगा चौंक कर उसने सिर उठाकर देखा। तब तक मैं बाहर जा चुका था। जाने क्यों मैं एक क्षण बाहर रुका और फिर सीढ़ियां चढ़कर खुली छत पर आ गया। सभी लोग चारपाई या जमीन पर सो चुके थे। चांदनी की वर्षा हो रही थी। चांद का छाता लगाए रात की रानी निहारिकाओं के पथ से चली आ रही थी। मैंने कुछ भी नहीं देखा और एक कोने में नंगी धरती पर पड़कर आपस में अपने आप से लड़ने लगा। उफ, इस व्यवहार को मैं जिंदगी भर भूल पाऊंगा? नहीं नहीं। इस व्यवहार ने एक वज्रमुख कविता का राजकुमार को कालिदास बना दिया था। अब देखना है कि मैं इस अपमान का बदला किस रूप में चुकाता हूँ। लेकिन आखिर मैं वहां क्यों गया? क्या यह मेरे भीतर ही कोई कमजोरी नहीं है? क्या यह पथ भ्रष्ट होने की देवी दंड तो नहीं है? मुझे समझाने वाली ठोकर कहीं पड़ा था। अपमान से बढ़कर संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मनुष्य की सच्ची आत्मा को खींचकर बाहर ला सके। अब मुझे देखना है कि मेरी आत्मा में कितनी शक्ति है। याद रहेगा यह सुहाग रात का उपहार। जो हुआ अच्छा ही हुआ, वह रास्ता मेरा तो था ही नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने भाग्य की गति स्पष्ट देख रहा हूँ, जैसे वह सारे इधर उधर के रास्तों को बंद करता हुआ निश्चित रास्ता मेरे लिए खोले जा रहा है। और निश्चय ही वह रास्ता ऊंचाई का है, मानवता का है। और इसी दिमागी उठापटक में कब मेरी आंखें बुरी तरह डबडबाई कि लाख कोशिश करने पर भी मैं अपने आप को संभाल न सका। अपलक आकाश की ओर ताकती हुई खुली आंखों से चुप चुप आंसू बहते रहे। हे भगवान, यह मेरे गले में क्या बांध दिया, कहाँ लाकर पटक दिया मुझे। यह क्षण वही पुरानी भावना उमड़ उमड़ कर मन मस्तिष्क पर छा गई। इस बीहड़ पथ पर मैं अकेला हूँ, नितांत अकेला। मेरे साथ कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं जो मेरी थकान और पसीने को सांत्वना के शब्दों में समेट ले, मेरी निराशा के आंसुओं को पोंछकर कहे, चलो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। पता नहीं किस तरह की लड़की को मेरे गले मर दिया। कैसे चलेगी जिंदगी? फिर लगा जैसे कोई अज्ञात शक्ति मेरे शरीर के कण कण से पानी निचोड़ निचोड़ कर आंखों की राह उलीचे दे रही है। अपने मन की और गहराई में मैं सोचता रहा कि मान लो अभी उठूं और बिना किसी से कुछ कहे सुने बाहर निकल पड़ूं तो कैसा रहे? कहीं चला जाऊंगा, कलकत्ता, बंबई या हरिद्वार। भागो भागो यहाँ से। धुआं, अंगारों और भाप की भट्टी पर मैं रात रात भर भुनता और उबलता रहा।